बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कसूर और उसके गिरदोनवा समेत पाकिस्तान भर में अशोबे चश्म की वबा फैली हुई है और ये तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए ज़हमत दी है DHQ हॉस्पिटल कसूर के चीफ कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट आसिम वसीम साहब से। डॉक्टर आसिम वसीम साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस मर्ज़ की क्या वजूहात हैं, ये कैसे लगती है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इसका इलाज क्या है, इसकी क्या दवाई खानी चाहिए और जब किसी शख्स को ये मर्ज़ लग जाता है तो उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अशोबे चश्म जो है इसकी अलामात क्या हैं, ये चीज़ क्या है, ये कैसे लग जाती है। भट्ट साहब, अशोबे चश्म एक वबाई मर्ज़ है जो कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को बड़ी आसानी से लग जाता है। और इसकी अलामात जो हैं उनमें सबसे पहले यह है कि आँखों से पानी बहता है, थोड़ी सी रड़क महसूस होती है, रड़क कहते हैं कि अनईज़ी हो जाना। उसके बाद फिर थोड़ी सी सुर्खी आ जाती है आँखों में, जैसे जैसे वायरस जो है वो अपना काम दिखाना शुरू करता है तो आँखों में सुर्खी आ जाती है। फिर उसके बाद जो है आँखों में वर्म या आप ये कह लें कि सोजन आना शुरू हो जाती है और तकलीफ़ आँखों में शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो मर्ज़ है ये शुरू होता है। और बाकी इसमें जो आपने पूछा कि इसकी जो इलाज और एहतियाती तदाबीर, तो सर क्योंकि ये एक वबाई मर्ज़ है तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। और जैसे हमने पहले स्लोगन उठाया था कि जी इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, तो ये एक बहुत मूज़ी मर्ज़ नहीं है। अगर हम इसका इलाज नहीं भी करेंगे तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, हफ्ता 10 दिन या 14 दिन, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। 7 दिन में आपकी अलामात ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप कोई भी मेडिसन या किसी भी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं भी करते तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग मकसद ये कि इसका मियाद जो है वो 1 से 2 हफ्ते तक होता है और 2 हफ्ते में आप मरीज़ जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है। तो इसलिए इससे पैनिक होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जब एकदम से होता है तो सारा घर परेशान हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर उसका नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे हम बाहर जाके दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे लोग भी इसकी लपेट में आते जाते हैं। तो इसकी एहतियाती तदाबीर के तौर पे तो ये है कि जिस भी आपके घर में अगर कोई बंदा इसकी लपेट में आ गया है तो उसको थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो अपने साबुन, तौलिया और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उनको अलहदा से कर लें। काला चश्मा इस्तेमाल करें। काले चश्मे के इस्तेमाल से एक तो ये है कि वो जो लाइट है वो बुरी लगती है सोजन की वजह से, उससे उसको आराम आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी बार बार आँखों को हाथ लगा के चीज़ों को टच नहीं करेगा। उस मरीज़ को ये ज़रूर बताएंगे कि बार बार आप अपने हाथ जो हैं उनको आप साबुन से धोएं, या अगर साबुन से बार बार नहीं धो सकते तो इस तरह से सैनिटाइज़र्स मिल जाते हैं, आप सैनिटाइज़र अपने पास रखें और थोड़ी देर के बाद आप जो है अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करें। तो इससे एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक ये जरासीम मुंतकिल नहीं होंगे और आपके बाकी घर वाले बचे रहेंगे। इसके अलावा जैसे आपने ये बताया कि अगर ये किसी को हो जाता है तो उसका वो इलाज क्या करे, तो इसका सर इलाज जो है कोई दवाई नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक या अलामात की सूरत में इसका इलाज किया जाता है। तो अगर सिर्फ रड़क पड़ रही है आँखों में या जैसे आप ये कह लें कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं कि जी जैसे आँख में रेत पड़ गई है, जी। इस तरह से फिर आपकी आंखों में जरा उलझन होती है जब आप आंखें बंद करते हैं। रड़क ही होती है, रड़क जरा पंजाबी सही है, ठीक। अच्छा, तो ये है कि उसमें
आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, घर में इजीली अवेलेबल है, पानी के छींटे मार सकते हैं, आप बार बार मुंह धो सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आप बर्फ़ की टकोर कर लेते हैं तो उससे आपकी आंखों को सुकून भी आता है और आपकी ये जो वर्म है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक जो चीज़ आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं वो मसनूई आंसू हैं या आर्टिफिशियल टीयर्स हैं जो कि आम अवेलेबल हैं। आप उनको बड़ी आसानी के साथ जितनी दफ़ा आपको ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी ये जो आँखों की चुभन है, ख़ारिश है, रड़क है, इसमें बहुत सारा फ़ाका होगा। तो ये मसनूई आंसू किसी मेडिसिन का नाम है? ये मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बेसिकली तो उन लोगों को जिनके आंसू सही नहीं बनते तो उनके लिए ये इजाफी आंसुओं के तौर पे हम उनको देते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन या आप ये कह लें चुभन रड़क होती है तो वो आपके इस चीज़ को ख़त्म करने में हेल्प आउट करते हैं। ये तो मसनूई आंसुओं का नहीं समझ आई, ये क्यों मतलब यूज़ किए जाएंगे? ये क्योंकि आंखों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से आंखों में चुभन हो रही होती है, रड़क हो रही होती है, तो टीयर्स जेल के नाम से या आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से ये अवेलेबल हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये है कि इसका नुकसान कोई नहीं है। आप अपने तौर पे सेल्फ मेडिकेशन भी इसकी कर सकते हैं, खुद से भी आप लेके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक होगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि और क्या एहतियाती तदाबीर हैं इसमें? अभी और मैं इलाज का ही थोड़ा सा और बता रहा था कि एक तो ये चीज़ है, उसके बाद फिर अगर आँखों में आपके वर्म आ जाता है और सोजन आ जाती है तो उसमें आप जो ब्रूफिन की गोली है या इस तरह से ये चीज़ें ये साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप किसी ऑथेंटिक जो डॉक्टर है उसके पास चले जाएं, क्योंकि समटाइम्स इसके साथ अगर दर्द है फिर आप ज़रूर जाएं। अगर सिर्फ रड़क है और ये बाकी आप इसको घर में आप मेडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आंखों में दर्द शुरू हो जाता है तो ये इस चीज़ की अलामत होता है कि आपके आँख का जो कॉर्निया है उसमें ज़ख़म हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको इमीडिएटली फौरी तौर पे अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए और जाके उनके पास एक मुआयना हो जाएगा। वो आप स्लिट लैम्प पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख के अगर खुदा न खास्ता आँख के कॉर्निया को कोई इफेक्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए हमें एंटीबायोटिक बीच में ऐड करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो गली में, मोहल्लों में, देहात में जो होता है डॉक्टर बैठे हैं उनके बारे में ये पता चल रहा है कि वो मेडिसिन दे रहे हैं, स्टीरॉयड दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो इसलिए अताई डॉक्टर्स के पास जाके या अपने तौर पे मेडिकेशन जो है उसको इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर पे अशौबे चश्म के लिए तो किसी भी किस्म का जो मेडिसिन है उसकी ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वायरल इन्फेक्शन है और वायरस सेल्फ लिमिटिंग मतलब आप इसकी सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज करें। इसका जो भी अलामात हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें शुरू में सुर्खी आ जाती है, बाद में सोजन आ सकती है, बुखार हो सकता है इसमें, तो आप सुर्खी के लिए जो है टीयर्स इस्तेमाल करें। और अगर आपको आंखों में वर्म आ जाता है तो ब्रूफन की गोली ले लें, और अगर आपको बुखार हो जाता है तो पैनाडोल की गोली ले लें। और एक दफ़ा बुखार अगर हो जाता है तो एक दफ़ा आप अपने मुआलिज को ज़रूर जाके दिखा लीजिए। बाकी एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है, किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। और अगर आपको एंटीबायोटिक देगा तो आपका फिजिशियन देगा, वो भी देखने के बाद जैसे मैंने एक सूरत आपको बताई कि अगर आपके कॉर्निया पे ज़ख़म आ गए हैं तो उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का इसमें रोल कोई नहीं है सर। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ना पब्लिक को ये बता दें थोड़ा सा और ज़्यादा तफसील के साथ कि अगर जब किसी शख्स को आशोब चश्म हो जाता है तो उससे घर के दीगर अफराद ने या दूसरे उसके दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने उससे बचना कैसे है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दें प्लीज़। सर, एहतियात जो है कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी घर के फ़र्द को ये हो गया है तो उसको चाहिए कि अपने आप को दूसरे लोगों से अलहदा कर ले। जैसे कोविड में हम कहते थे ना करंटीना कर ले, तो इसमें उसका साबुन, तौलिया, उसकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें अलहदा कर दे। और बेडशीट का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जिस पे वो सो रहे हैं उस पे दूसरे बच्चे या घर के लोग, और ख़ास तौर पे ये जो बूढ़े लोग हैं हमारे घर में, जो ज़ईफ़ लोग हैं, वो उस बेड पे
मत सोएं, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। बाकी बार बार जो है वो अपने हैंड वॉश करें, लोगों को हैंड शेक ना करें। बच्चे हैं अगर घर में तो उनको आप गले मत लगाइए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 दिन की एहतियात होती है। जब आपकी आँखों की सुर्खी ख़त्म होना शुरू हो जाए और आँखें आपकी सफ़ेद हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप उस फेज़ से निकल आए हैं, अब आप रिकवरी फेज़ में हैं। तो उसके बाद फिर आप अपना जो है दूसरे लोगों में आप मिलना जुलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बच्चा है तो उसको स्कूल से थोड़े दिन छुट्टी करवा लें, वरना ये इतनी जल्दी फैलता है। एक तो हाथ लगाने से फैलता है और दूसरा छींकने से भी ये जो वायरस है ये फैलता है। यही वजह है कि बड़ी जल्दी लोग इसकी लपेट में आते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी सर।